हेलो गाइस। आज मनुष्य के नरजनन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आता है और वैसे ही हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम इसमें देखें, मनुष्य का नरजनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। तो हम इसको पहले एक बार अपने तरीके से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेक्स ऑर्गन जो है ना, उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? जो गैमेट का फॉर्मेशन करें, क्या करें? गैमेट का फॉर्मेशन करें। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें, यानी गैमेट के फ्यूज होने में हेल्प करें। तो हम मेल में देखते हैं वन पेयर टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं? वन पेयर ओवेरी होती हैं, जो क्या बनाती है? ओवा बनाते हैं। और टेस्टिस क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। साथ में कुछ हार्मोन भी बनाते हैं। और हम देखते हैं नीचे मेल में क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो मेल में क्या है? एपिडिडाइमिस दो होती हैं, यानी कि वन पेयर एपिडिडाइमिस। वासा डिफरेंस वन पेयर। सेमानल वेसिकल वन पेयर। प्रोस्टेट एक होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर यानी एक जोड़ी होती है। पेनिस एक होता है जो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। फीमेल में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक जोड़ी पाई जाती हैं। यूट्रस एक पाया जाता है। वजाइना एक। बल्बा एक। बार्थोलिन ग्लैंड दो। मेमरी ग्लैंड दो। तो फिर अब ये देखते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल मेल में एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है ये। और बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड क्या है? फीमेल में एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। मेनली हम इसे दो भागों में ही डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इन्हीं सभी को हम जानने के लिए पहले हम क्या कहते हैं कि इनका रे डायग्राम खींच लेते हैं। तो हम डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं।
ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनी। क्या है ये, ट्यूनिका एल्बुजिनी। और ये बाहर क्या है, स्क्रोटम। और अंदर क्या है, ट्यूनिका वेजाइनालिस। और ट्यूनिका एल्बुजिनी होती है वो चारों तरफ से टेस्टिस को घेरती है। फिर अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखते हैं। कितने देखते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसमें ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, जो क्या बनाने में मदद करती हैं, स्पर्म के बनाने में मदद करती हैं। किसकी मदद करती हैं, स्पर्म के बनाने में मदद करती हैं। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये कितनी होती हैं, 250 होती हैं। कितनी होती हैं, 250 होती हैं। सॉरी, 250 मल्टीप्लाई 3। क्यों, 1 से 3 होती हैं, यानी कि 700 तक, 750 तक होती है। और जो ये सब बीच में सेप्टा देख रहे हैं, ये सेप्टा क्या है, ट्यूनिक एल्बुजिनिया से सेप्टा बनते हैं। और ये चैम्बर कितने बने हैं टोटल, लोब्यूल्स कितने बने हैं, ये हैं 250। ये कितने हैं, चैम्बर्स कितने हैं, चैम्बर कितने हैं, 250। तो एक चैम्बर में कितनी है, 3, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टोटल कितनी होगी, 750 ट्यूब्यूल्स होंगी। अब ये ट्यूब्यूल्स आगे चल के ट्यूबलाई रेक्टी बनाती हैं। क्या बनाती है, ट्यूबलाई रेक्टी। क्या बनाती है, ट्यूबलाई रेक्टी। इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबलाई रेक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबलाई रेक्टी। अब ट्यूबलाई रेक्टी आगे चल के एक घना जाल बनाती हैं, घना जाल बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। अब ये रेटे टेस्टिस बाहर निकलती हैं कुछ नलियों के रूप में, इन्हें बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। वासा एफ्रेंसिया बाद में, वासा एफ्रेंसिया बाद में एक नली के रूप में बाहर निकलती है, और इसके ऊपर एक हेड नुमा संरचना बनाती है कॉन्वोल्यूटेड होकर। उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडीडाइमिस। क्या कहते हैं, एपिडीडाइमिस। ये क्या है, एपिडीडाइमिस। क्या है ये, एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस के एपिडीडाइमिस के एपिडीडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कैपट, जो ऊपर की तरफ होगा, कैपट। ये क्या क्या कैपट है। दूसरा होता है कॉर्पस। क्या होता है, कॉर्पस। बीच का पार्ट है कॉर्पस। और थर्ड पार्ट होता है कॉडा। क्या होता है, कॉडा। ये एपिडर्मिस के 3 पार्ट हो गए, जो सिर पे एंडोमा रहता है। फिर ये कहते हैं वासा डिफरेंस। क्या है ये, वास डिफरेंस, डिफरेंस, वासा डिफरेंस। फिर वासा डिफरेंस से आगे चलकर ये एक लूप बनाती है, यूरेटर पे एक लूप बनता है जो पीछे से आगे की ओर आती है। फिर ये किस में खुलता है, सेमाइनल वेसाइकल में। किस में खुलता है, सेमाइनल वेसाइकल। और ये क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। और ये किस में जाके खुलती है, प्रोस्टेट में जाके खुलती है। किस में खुलती है, प्रोस्टेट में खुलती है। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोस्टेट है। क्या है, प्रोस्टेट। क्या होती है, प्रोस्टेट। कितनी ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है, पर 5 पिंड से मिलके बनी होती है। कितने पिंड से मिलके बनी होती है, 5 पिंड से मिलके बनती है। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये दो मैंने चैम्बर बनाए थे, आपने देखा, ध्यान से दिया होगा। ये एक बेलन है, और एक इसके अंदर ये बना। तो जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये कॉर्पस केवनोसा है। क्या है, कॉर्पस केवनोसा है। और ये कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। और जो बीच में जिसमें से यूरेथ्रा निकला है, ये यूरेथ्रा निकला है। ये तो सॉरी, जो निशान बन गया, ये ग्लांस पेनिस। क्या बन गया, ग्लांस पेनिस। फूला हुआ भाग होता है आगे का, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा ये बेलन जो है, वो जिसके अंदर ये यूरेथ्रा निकला है, उसे कहते हैं
कॉर्पस कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम, याद रहेगा। ये कितने होते हैं, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। और कॉर्पस केवर्नोसा दो होते हैं। बल्बोरेटरी ग्लैंड कितनी होती है, दो होती है। प्रोस्टेट एक होती है। सेमिनल ब्रेथ साइकिल, सेमिनल ब्रेथ साइकिल कितनी होती है, दो होती हैं। यूरेटर जो किडनी से ऊपर से आ रहा है यूरिन, वो सब क्या है, यूरेटर में आता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है ये बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर एक स्किन होती है, स्किन, ये ऊपर एक स्किन होती है, और यहाँ से ये रही स्किन, जिसे कहते हैं फोर स्किन, कहते हैं क्या कहते हैं, फोर स्किन। और इसे प्रीपियस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीपियस भी बोलते हैं। सरकमसीजन इसी का किया जाता है, क्या किया जाता है, सरकमसीजन इसी का किया जाता है, प्रीपियस कहते हैं इसे। अब ये यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है। अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम इसको एक बार किताब से पढ़ते हैं, फिर हम डायग्राम से इसको मैच कर करके देखते रहेंगे, है ना। और एक बार हाँ बताना चाहता हूँ, तो सेमिनिफेरस ट्यूबवेल्स है, इसको, इसका एक बार टीएस भी आ जाता है कभी कभी। तो हम इसको ऐसे करके टीएस काट रहे हैं, तो यहाँ पे टीएस बना रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूबवेल की। तो कैसे, तीन होंगी, कितनी है, तीन है बनाई मैंने। और इन तीन की खाली बीच में जगह तो होगी नहीं, उनके बीच में कुछ सेल्स होंगी, जिन्हें मैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल भी कहूँगा। क्या कहूँगा, इंटरस्टिशियल सेल कहूँगा। क्या कहूँगा, इंटरस्टिशियल सेल। इंटर बीच में है, इंटर इन दोनों सेलों के बीच में इंटरस्टिशियल सेल कहूँगा, या लीडिक सेल भी कहूँगा, लीडिक, लीडिक सेल भी कहूँगा। अब इनके बीच में क्या होंगे, ब्लड वेसल्स भी होंगी, ब्लड वेसल्स भी होंगे। और क्या होंगे, नर्व फाइबर भी होंगे, होंगे। और लीडिंग सेल क्या, लीडिंग सेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। एंड्रोजन हार्मोन में मेन कौन है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन है मेनली, हमें इसी को यहीं पे देख रहे हैं। और जो ये जो आप देख रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल का काट है। इसके अंदर क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जो लंबी लंबी मैंने बनाई है, स्तंभाकार बनाई है, कॉलमनार टाइप बनाई है। स्तंभाकार को कॉलमनार बोलते हैं। ये जो सेल्स ये बना रहा हूँ, ये क्या है, नर्स सेल है। क्या है, नर्स सेल है, इन्हीं को सर्टोली सेल भी बोलते हैं। ये नर्स सेल है, नर्स मानी पोषण देने वाली सेल है, इन्हीं को हुई हम सर्टोली सेल भी बोलते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। और बीच में क्या होते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल है, यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल, जिनमें डिवीजन होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड बनते हैं। क्या बनते हैं, ये डिवीजन हो के अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन होकर इसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटेड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे स्पर्मेटेड किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म में कन्वर्ट होती है। ये क्या है, प्राइमोडियल, प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है। अब आगे जो भी क्वेश्चन में आएगा हम उसको समझते जाएंगे। इतना तो बेसिक आपको समझ में आ चुका है। ये डायग्राम आपको पूरा कंप्लीटली आना चाहिए। क्या है, पूरा कंप्लीटली डायग्राम आना चाहिए आपको, है ना। इस डायग्राम को एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वृषण पहले पढ़ते हैं, टेस्टिस को पढ़ते हैं। नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक जोड़ी है, हमने यहाँ पे एक ये रहा, एक इधर साइड को रहा, ठीक है। जिसके प्रत्येक वृषण 3.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार संरचना होती है, ठीक है। अंडाकार संरचना हमने यहाँ पे देख ली, अंडाकार संरचना है यहाँ पे, ये अंडाकार संरचना है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, शुक्राशय से एक वाहिनी आती है। शुक्राशय से देखिए, ये शुक्राशय है, इस शुक्राशय से एक वाहिनी जा रही है, शुक्राशय से एक वाहिनी जा रही है, देखिए ये वाहिनी आ गई, ये ठीक है। शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्क्लनी वाहिनी के रूप में खुलती है। मूत्र मार्ग में स्क्लनी वाहिनी के रूप में देखिए, स्क्लनी ये इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। क्या है, ये मूत्र वाहिनी है। इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट को इन्हें बोला है स्क्लनी वाहिनी बोला है, तो इसमें खुल रही है, ठीक है। और नलिकाओं, क्या लिखा है फिर, नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु स्पर्म बनते हैं। शुक्राणु जनन द्वारा देखिए, ये स्पर्मेटो
इसे सेमिनिफरस ट्यूबल्स, इसमें कौन सी क्रिया होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। कौन सी होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनती है। ठीक है। अब आते हैं शुक्राणुजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक ऊतक में रक्त कोशिकाएं। ठीक है, पिंडक ऊतक में रक्त कोशिकाएं, देखिए यहाँ पे मैंने ये बना रखी है, यहाँ पे रक्त कोशिकाएं, देखिए रक्त कोशिकाएं, ये नहीं रेड कलर की। तंत्रिका तंतु ब्लैक कलर के बना रखे हैं। अंतराली कोशिका इंटरस्टिशियल सेल भी होती हैं, जो रेड कलर की जो दिख रही है इंटरस्टिशियल सेल भी होती हैं। अंतराली कोशिकाएं भी लीडिंग कोशिकाएं लीडिंग सेल कहलाती हैं, ये लीडिंग सेल ही कहला रही हैं। ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज करती है। कौन सा? LH हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर रही है। ठीक है। और अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन, सॉरी इंट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। नर हार्मोन, इसमें ये सब इसके कंट्रोल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? शुक्राणुजनन की क्रिया को शुक्राणुजनन की क्रिया को शुक्राणुजनन की क्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण वृषण विकास के दौरान मूल जनन कोशिकाओं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से होता है। मैंने यहाँ पे बताई दिया आपको, इसमें क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, जिनसे डिवीजन होकर क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म। क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में डिवीजन होकर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। शुक्राणुजन कोशिकाओं के विभाजन द्वारा कोशिकाओं के कई स्तर बनते हैं, जो प्राथमिक शुक्र को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड बनते हैं। तो पहले क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर थर्ड स्पर्मेटिड बनते हैं। शुक्राणु को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाओं का स्वतंत्र तल कटा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? कटा हुआ होता है। पूर्व शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटिड कोशिका इन कटावों में धंसकर शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि मैच्योर हो जाती है, पोषण लेके मैच्योर होती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को अवलंबन, सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है। इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं। पोषण मैंने बता दिया आपको, नर्स सेल भी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना लंबी लंबी, ये सर्टोली सेल है, और ये इन्हीं को नर्स सेल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो भी डिवीजन होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर वो इसमें धस जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें धस जाते हैं, और इसमें धसने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये शुक्राणु कोशिकाओं के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं, और ये इनहिबिन नामक प्रोटीन युक्त हार्मोन का विस्तार करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इनहिबिन। शुक्राणु जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण की सतह के निकट से आरंभ होकर पक्ष भाग की ओर बढ़ती हैं, तथा यहाँ कम कुंडित होकर सीधी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सीधी हो जाती हैं। फिर क्या बढ़ते हैं? वृषण स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम थैलेनुमा संरचना है, आपको पहले बता चुका हूँ। टांगों के बीच में लटका थैलेनुमा कोश, जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं, वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश की रोम युक्त त्वचा में पसीना ग्रंथियां, विशिष्ट गंध उत्पन्न करने वाली सीवम ग्रंथियां होती हैं। विशिष्ट गंध उत्पन्न करने वाली, ये एनिमल्स में ज्यादा एक्टिव है ना, एनिमल्स में। अपनों मेल ह्यूमंस में ये ज्यादा एक्टिव नहीं है। फिर शुक्र वाहिकाएं क्या होती है? वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया मैंने बताई थी, बहुत सारी होती हैं। ये कितनी है? 10 से 20 होती हैं। कितनी? 10 से 20 देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में एक बार देख लीजिए। ये कि देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल से क्या बनी? फिर ट्यूबुला इरेक्टी, फिर सॉरी ट्यूबुला इरेक्टी, फिर रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस, सब मिलकर क्या बनाती है? 10 से 20 क्या बनाती हैं? वासा एफरेंसिया बनाती है। क्या बनाती है? वासा एफरेंसिया। क्या बनाती है? वासा एफरेंसिया। ठीक है, यही वासा एफरेंसिया है। और सभी वासा एफरेंसिया मिलकर क्या बनाती है? एपिडिडाइमिस बनाती है। क्या बनाती है? एपिडिडाइमिस बनाती है। तो अब ये पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। वासा एफरेंसिया रोमाबी स्तंभी कोशिकाओं सीलेटेड कॉलमनर सेल होती है। सीलेटेड होती है, क्या होती है? सीलिया होती है इसके अंदर, है ना। सीले कैसे होते हैं? जैसे ये कॉलमनर है, इसके ऊपर एक सीलिया ऐसे लगा हुआ, इसे कहते हैं सीलेटेड कॉलमनर सेल्स। ये एकल उपकला में स्थित नलिकाएं होती हैं। 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो वृषण जालक रेटेड टेस्टिस से निकलती हैं। किससे? रेटेड टेस्टिस से निकल रही हैं। तथा वृषण के पक्ष स्तंभ सतह पर एक लंबी नलिका एपिडाइमिस में खुलती है। देखिए यहाँ पे ये क्या बोले इन्होंने, पीछे क्या है? पक्ष की ओर क्या है? रेटेड टेस्टिस है, ट्यूबलाइट सॉरी रेटेड टेस्टिस है, और आगे के लिए क्या है? एपिडाइमिस है। क्या है? एपिडाइमिस में खुलती है। ठीक है।
आप पढ़ते हैं एपिडेमिस क्या है। एपिडेमिस प्रत्येक वृषण में एपिडा एपिडिडाइमिस प्रत्येक वृषण में शुक्र वाहिकाएं बासेफ्रेंस या परस्पर संलग्न करके एक वाहिनी बनाती है, जिसे अधिवृषण एपिडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण मतलब वृषण के ऊपर, एपिडाइमिस कहलाती है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी संकरी अत्यधिक कुंडलित नलिका है, जो वृषण के ऊपर, नीचे तथा पीछे से ढकी रहती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं शुक्र वाहिनी। बास डिफरेंस, इसे डक्टम डिफरेंस भी कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है याद करने की। प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है। ये शुक्र वाहक नली कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र का वहन करने वाली शुक्र वाहक नली होती है। ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के पीछे सतह से ऊपर की ओर जाती है, और ये जहाँ पे शुक्र वाहिनी सेमिनल डक्ट से जुड़कर स्तन इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं चित्र में, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको, ये क्या है? वासा डिफरेंस है। ये देखिए वासा डिफरेंस, ये क्या है? बासा डिफरेंस। और बासा डिफरेंस देखिए लूप लेके पीछे से आई है यूरेटर से, और यहाँ पे ये क्या है? सेमेनल वेसाइकल है, उससे ही जुड़ रही है। और यहाँ पे क्या बना रही है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बना रही है? इजैकुलेटरी डक्ट को स्क्लन वाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लन वाहिनी कहते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं शुक्राशय क्या है। एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की संरचना है। क्या है? मांसल आकार की थैली की नुमा संरचना है, जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित होती है। मूत्राशय और मलाशय के स्थित प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवट डायवर्टिकुलम निकलते हैं, जिनकी ग्रंथिल कोशिकाओं से शुक्रिय तरल का स्राव होता है। क्या था? शुक्रिय तरल को क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। और मैक्सिमम फ्लूइड जो होता है ना, 80% तक वो किससे रिलीज होता है? इसी से रिलीज होता है, शुक्रिय तरल का स्राव होता है। ये तरल वीर्य का अत्यधिक भाग बनाता है। अत्यधिक भाग मतलब 80% तक बना रहा है। कितना बना रहा है? अत्यधिक भाग मतलब 80%। कितना? 80% बना रहा है। तथा इसमें फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज तो याद रहे, फ्रुक्टोज। ठीक है, प्रोटीन सैचरेज प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। ये तरल शुक्राणु को पोषण देती है तथा संरक्षण भी करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन मादा जनन मार्ग में विपरीत क्रमानुकुंजन को प्रेरित करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? क्रमाकुंचन को विपरीत, मतलब यूट्रस जो होता है, यूट्रस में क्रमाकुंचन बनते हैं, जिससे वो खिंचता है। क्या होता है? खिंचता, आसानी होती है शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने में। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर शुक्र वाहिनी से मिलकर स्क्लन वाहिनी इजैकुलेट डक्ट बनाती है। ठीक है, ये बता ही दिया यहाँ पे, इजैकुलेट डक्ट है, ये रही इजैकुलेट डक्ट। अब स्क्लन वाहिनी क्या? इजैकुलेट डक्ट। प्रत्येक शुक्राशय से एक स्क्लन वाहिनी निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग से निकलकर मूत्र जननलिका में बहती है। क्या हुआ? इजैकुलेट डक्ट कहाँ घुसी? प्रोस्टेट में। और प्रोस्टेट से घुस के आगे क्या बना? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बन गया। ये जो प्रोस्टेट में जो मूत्र मार्ग है, वो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बन गया। अरे प्रोस्टेट में जो मूत्र मार्ग जितना है, वो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बन गया। और यही आगे चल के क्या बने? मूत्र जनन नलिका। मूत्र जनन नलिका, मूत्र जनन क्यों बोला गया? मूत्र भी ले जाएगी और जनन का करने वाले सामान यानी कि सेमिनल फ्लूइड या स्पर्म को भी ले जाएगी, इसलिए मूत्र जनन नलिका बनाती है। अब क्या बढ़ते हैं? ये मूत्र मार्ग क्या है? यूरेथ्रा। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिशन के शीर्ष पर खुलती है। कहाँ? शिशन के शीर्ष पर खुलती है। ये क्या है? यूरोजेनेटल मीटस। क्या कहते हैं इसे? यूरोजेनेटल। यूरो मानी यूरिनरी, यूरोजेनेटल मीटस। क्या कहते हैं इसे? यूरोजेनेटल मीटस। ठीक है, अब क्या देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है। ये कई पिंडों से, कई पिंड कितने? 5 पिंड में बटी होती। कितने? 5 पिंडों में बटी होती। प्रत्येक पिंड से एक छोटी नलिका निकलकर मूत्र मार्ग में खुलती है। ये जलीय क्षारीय दूध, दूधिया रंग का। कैसा? जलीय है और क्षारीय, याद याद रखिए, क्षारीय। अब क्षारीय का बहुत यूज है, क्योंकि जो यूरिन होती है वो एसिडिक होती है सर, स्लाइटली एसिडिक होती है। अब एसिडिक नेचर में यदि स्पर्म जाएगा तो क्या होगा? उसको ये डीनेचर कर देगा, नष्ट कर देगा। पर उसमें क्षारीय द्रव मिल जाता है, वो क्या करता है? उसको एसिड बेस से होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। दूसरे रंग का तरल स्थापित करता है, जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्ल को निष्प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, सिट्रेट होता है, लाइसोजाइम होता है, हाइड्रोजनेज आदि एंजाइम होते हैं। ये वीर्य का लगभग 25% भाग बनाते हैं। 20 से 25% होता है।
बनाते हैं। ये शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि को फूलकर बड़ा हो जाने पर मूत्र मार्ग संकीर्ण हो जाता है। जब प्रोस्टेट क्योंकि बड़ा हो जाएगा, सूज जाएगा, फूल जाएगा, तो क्या होगा, रास्ता कम हो जाएगा, जिससे मूत्र त्याग में परेशानी होती है। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन द्वारा इस ग्रंथि को हटाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। ये प्रोस्टेट है, और ये प्रोस्टेट यदि मान लो फूल जाएगा तो इसकी जो ल्यूमेन होगी वो कम हो जाएगी। ल्यूमेन रास्ता कम हो जाएगी, रास्ता कम होगी तो जो यूरिन होगी वो आसानी से नहीं निकल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पर पेनाइल मतलब पेनिस के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट डाल के इसे यहाँ से निकाल लेते हैं, मांस को काट के निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, रास्ता खुल जाता है। ये ऑपरेशन द्वारा ही होता है। ठीक है, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्रंथियां। बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक एक छोटी पीली रंग की ग्रंथियां होती हैं। एक एक छोटी पीली, देख लीजिए दोनों तरफ है पीली छोटी ग्रंथियां, इन्हें कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करती हैं, चिकना पदार्थ चिकना पदार्थ लुब्रिकेटिंग एजेंट रिलीज करती हैं, जिससे कि कॉपुलेशन के समय इसे स्नेहन का काम करती है। कॉपुलेशन स्नेहन के लिए आसानी प्रदान करता है। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ग्लैंड है, ये देख लीजिए आप, जिन्हें कॉपर्स ग्रंथियां भी कहते हैं। ये झिल्लीनुमा मार्ग मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ये क्षारीय श्लेष्म युक्त द्रव का स्राव करती है। ये भी क्षारीय कर रही है, यानी कि ये भी न्यूट्रलाइजेशन का काम करेगी। ये तरल मूत्र मार्ग को चिकना चिकना करेगी, मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाता है, तथा मूत्र की अम्लीयता को मूत्र जनन मार्ग से समाप्त कर देता है। अब मैथुन के समय तरल मादा की योनि को चिकना बनाता है, जिससे संभोग की क्रिया आसानी से हो सके। सिसन पेनिस एक त्वचा से ढका रहता है। त्वचा का जो भाग सिसन के अगले भाग अर्थात सिसन मुंड ग्लांस पेनिस, सिसन मुंड के मतलब ग्लांस पेनिस जो आगे का फूला हुआ भाग होता है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, को ढकता है, जिसे प्रीप्यूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस भी कहते हैं। सिसन के अंदर का भाग अत्यंत संवहनीय और स्पंजी होता है। इसके भीतर दो पृष्ठीय कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक अधतलीय स्पंजी कार्पस स्पोंजियोसम होता है। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। यहाँ पे जो दो ब्लैक कलर के बने हैं ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा है। वो कितने हैं, दो हैं, ये कॉर्पस कैवर्नोसा है। और जो बीच में जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट भी है जिसमें, और जो जैसे ग्लांस पेनिस बना है, देख लीजिए ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, वो क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसोम। ये कितना होता है, एक होता है। ये बेलन है, तीन बेलन से मिलकर बना होता है। इसमें आपको टीएस इसकी काट के बनाऊं, टीएस ऐसे बनेगी, तो इसमें दो तो ऐसे दिखाई देंगे और एक नीचे की तरफ ये दिखाई देगा। जो दोनों ऊपर के हैं वो क्या है, कॉर्पस केवर्नोसा है, कॉर्पस केवर्नोसा है। और जिसमें यूरिन ट्रैक्ट निकला है वो एक है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये रहा कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये रहा कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है, जिसमें यूरिन भी पास होती है। और यही बनाता है ग्लास पेनिस भी, यही बनाता है। क्या बनाता है, यही ग्लास पेनिस बनाता है। सिसन उच्छाई इरेक्टाइल इरेक्टाइल मैथुनांग है ना? इरेक्टाइल मैथुनांग है, जिसका प्रयोग माध्यम अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणु को जमा करने के लिए किया जाता है, ताकि अंडों का सही के अंदर निषेचन हो सके। अच्छे तो हमने देख लिया है। ठीक है, थैंक यू।